Hello students, again welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video we will discuss section C of ISC Biology question paper 2025. So here is section C. It is of 21 marks. It also consists of 7 questions. So question number 9. An organism living at an extremely hot place is likely to have high GC content in its DNA. एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीमली हॉट प्लेस पे रहता है, उसके डीएनए में जीसी गॉनिन एंड साइटोसिन का कंटेंट बहुत ज्यादा है. गिव रीजन टू एक्सप्लेन. इसका मैं रीजन देना है तो इसका रीजन आपका है क्योंकि गॉनिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं तो हाई टेम्परेचर में डीएनए डीनेचर नहीं होगा. जी एंड सी ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ए एंड टी बिकॉज ए एंड टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. नेक्स्ट, इफ यू आर गिवन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ जी एंड टी, अगर आपको गॉनिन एंड थायमिन की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता है तो हाउ विल यू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ए एंड सी. आप ए एंड सी की क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन डीएनए. व्हाई इज दिस नॉट पॉसिबल इन आरएनए मॉलिक्यूल. ये आरएनए मॉलिक्यूल में क्यों नहीं पॉसिबल है बट डीएनए में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे चारगाफ रूल अप्लाई हो रहा है. चारगाफ रूल में क्या था, जो अमाउंट ऑफ गॉनिन है is equals to amount of cytosine and amount of thymine is equals to amount of adenine. क्योंकि जो डीएनए है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है और दोनों स्ट्रैंड में जब स्टडी किया गया तो एडेनिन के सामने हमेशा टी थायमिन पाया गया, थायमिन के सामने हमेशा एडेनिन पाया गया. सिमिलरली जी के सामने हमेशा सी एंड सी के जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो हमेशा जी ही दूसरे स्ट्रैंड में पाया गया. तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, दोनों स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस रहते हैं, बट आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो वहां पे हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते कि जी का अमाउंट सी के इक्वल है या फिर एक अमाउंट सी के इक्वल है क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड ही है. तो इसका कुछ इस तरह से आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 9 का. पहले 9 के फर्स्ट पार्ट का, ऑर्गेनिज्म जो कि हॉट एनवायरनमेंट पे रहते हैं उनमें जीसी का कंटेंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिससे कि ज्यादा जिसकी वजह से वो ज्यादा थर्मोस्टेबल है. हाई टेम्परेचर की वजह से डीएनए सेपरेट नहीं होगा, डीएनए के दोनों जो स्ट्रैंड है वो अलग नहीं होंगे देन द एटी बेस पेयर, क्योंकि उनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है डीएनए को डीनेचर होने से एट हाई टेम्परेचर. तो ये हो सकता है कि आपका 1 मार्क्स कैरी करे पहला वाला आपका जो क्वेश्चन है 9 का. सेकंड वाला जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स पहले वाले पार्ट यहाँ से यहाँ तक के लिए, दूसरा मार्क्स यहाँ से यहाँ तक के लिए हो सकता है. सो जी एंड टी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए एंड सी के अमाउंट को. कैसे, क्योंकि चारगाफ रूल की वजह से एडेनिन का अमाउंट थायमिन के इक्वल, गॉनिन का अमाउंट साइटोसिन के इक्वल. सो 1 मार्क्स आपको हाफ हाफ करके इसमें मिल सकता है. हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1. एंड जो रीजन है कि आरएनए में ये पॉसिबल क्यों नहीं है तो ये आपको 1 मार्क्स इसमें मिल सकता है. इट इज नॉट पॉसिबल इन आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड, सो देयर इज नो कॉम्प्लीमेंट्री in between G and C and A and T. Moving to next question. Michael, a zookeeper, was collecting data on rabbits. Michael एक zookeeper है जो rabbits पे data collect कर रहा है. अच्छा कर रही है. She is a girl. Sorry. She found that in a population of 1000 rabbit. Total rabbit कितने? Total rabbit लिख लेते हैं. Rabbits is equals to 1000. जिसमें से 360 had long years. देखिए कैपिटल एल से डिनोट किया गया लॉन्ग ईयर्स को, तो हम सिर्फ यहाँ पे जीनोटाइप को लिख रहे हैं. कैपिटल इज इक्वल्स टू 360. नेक्स्ट 150 had मीडियम ईयर्स जिसमें कैपिटल एल एंड स्मॉल एल दिया गया है. कैपिटल एल एंड स्मॉल एल इज इक्वल्स टू 150 जो है इनमें मीडियम ईयर्स हैं रैबिट के. रैबिट मीडियम ईयर्स वाले हैं. एंड 490 शॉर्ट ईयर्स और इसमें स्मॉल एल है. दैट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव को शो कर रहा है 490 एट अ गिवन टाइम. ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है मैंने इसको स्टडी किया, इसको दो पर्सपेक्टिव है मेरे. या तो इसमें कुछ एरर है जो वैल्यूज दी गई हैं, या फिर इसको हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं कंसीडर किया गया. तो हम दोनों पर्सपेक्टिव से इसको सॉल्व करेंगे. अगर बच्चों ने स्टूडेंट ने दोनों में से किसी तरह से कोई भी आंसर दिया है तो उसको आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग कंसीडर कर लेना चाहिए. पहले वाला नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने किया ही होगा, लगभग सारे स्टूडेंट ने ही किया होगा. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैबिट विद हेट्रोजाइगस ट्रेट. तो हेट्रोजाइगस ट्रेट कौन सा है इनमें से, देखिए जो नीचे लिखा है
ये वाला है कैपिटल एल स्मॉल एल जिसमें कि 150 है। सो डायरेक्टली पूछा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रैबिट्स की फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस ट्रेट में एल वाले में 150 को हमें किससे डिवाइड कर देना है, 1000 से। तो क्या आ जाएगी आपकी 0.15, और अगर परसेंटेज में निकालनी है, 1 के टर्म्स में निकाली तो 0.15 आ गई, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15% होगी। ठीक, बट ये जो 15% है या 0.15% है, इसको फर्दर अगर सॉल्व करके हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो वहां पे मुझे 1 नहीं मिल रहा है। देखिएगा दूसरे तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, टोटल कितने हैं, टोटल है 1000 रैबिट्स है, कैपिटल एल 360 है, 360 है, कैपिटल एल स्मॉल एल जिसकी वैल्यू 360 से ज्यादा होनी चाहिए। हेट्रोजाइगस की हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द होमोजाइगस डोमिनेंट वन, बट यहाँ पे 150 दिया गया है, कोई बात नहीं। एंड लास्ट शॉर्ट ईयर्स वाले की 490 है, शॉर्ट ईयर्स जो कि आपके होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर के हैं 490। तो हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में हमें बताया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq या फिर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, आप किसी भी फॉर्म में लिख दें, इज इक्वल्स टू 1 होता है। एंड p प्लस q इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो हम यहाँ पे होमोजाइगस रेसेसिव वाले को ले लेंगे। तो जब ये डबल एल है तो दैट मीन इट इज शोइंग क्यू स्क्वायर। तो जब हम क्यू स्क्वायर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, क्योंकि डबल एल की फ्रीक्वेंसी कितनी आई है 0.49 आएगी, जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे कैसे आएगी, 490 डिवाइडेड बाय 1000 कितनी आ गई आपकी 0.49 फ्रीक्वेंसी आ गई। तो 0.49 क्यू की फ्रीक्वेंसी है। अब क्यू स्क्वायर की, तो क्यू एलील क्यू, यहाँ पे सिर्फ ये एलील है, ये जीनोटाइप है या फिर आप होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल बोल दो, तो 0.49 है। तो क्यू एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 0.49 का अंडर रूट, सो क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। सेम मैनर में अगर हम पी की यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो जो कैपिटल एल है वो किसके इक्वल होगा, पी स्क्वायर के होगा। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जो फ्रीक्वेंसी वो कैसे निकालेंगे हम लोग, 360 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितनी आ जाएगी, 0 से 0 गया 0.36, तो 0.36 आई। सो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.36 का अंडर रूट, सो पी इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक, तो अब हम इस इक्वेशन में जो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq में अगर हम ये सारी वैल्यू रखते हैं तो हमारा 1 आना चाहिए, बट यहाँ पे 1 हमें नहीं मिल रहा है। देखते हैं पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी कितना था 0.6, सो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर हमारा कैलकुलेशन से क्या निकला 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर हो गया, तो हमें पता है इंटू पी कितना है आपका अगेन 0.6 इंटू आपका Q कितना है अगेन 0.7, कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 6 36, 0.36, 7 7 49.49 प्लस 2 6 12, 12 7 84, तो इट इज 0.84। जब हम इसको एड ऑन करेंगे, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 0.36 plus 0.49 plus 0.84, it is 1.69, 1 की इक्वल तो ये आया ही नहीं है। सो जो पॉपुलेशन दी गई है रैबिट की हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में नहीं दी गई है, जो वैल्यूज के अकॉर्डिंग है यहाँ पे। ठीक, तो हम यहाँ पे दिया गया था कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैबिट विद हेट्रोजाइगस ट्रेट, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी बच्चों ने अगर 0.15 या फिर 15% लिखा है, यही करेक्ट माना जाएगा। सेकेंड, नेम द प्रिंसिपल अप्लाई टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैबिट, कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। अगर हम पहले वाले आंसर से कर रहे हैं 0.15 या 15%, तो ये आपका हार्डी-विंगर इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हार्डी
स्विंगबर्ग इक्विलिब्रियम वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिकेल also studied the next generation of rabbits and found that their population decreased significantly to 400. 1000 से कितनी हो गई? 400 हो गई, जिसमें कि 336 रैबिट्स आपके लॉन्ग ईयर वाले हैं एंड 64 रैबिट्स शॉर्ट ईयर्स वाले हैं, मीडियम ईयर वाले हैं। नहीं, गिव अ रीजन टू एक्सप्लेन द चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन द न्यू पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है तो इवोल्यूशन के आपके रीजन होता है। तो जीन फ्रीक्वेंसी के चेंज के लिए वेरियस पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे देखिएगा, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी इन न्यू पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय सेवरल इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म इंक्लूडिंग नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या जीन फ्लो। यहाँ पे सारे आंसर्स दिए गए, आंसर्स देख लेते हैं। पहले वाले का आंसर 0.15 हो सकता है या 15% भी हो सकता है। 15% भी आंसर करेक्ट होगा। सेकंड दिया गया है, नेम द प्रिंसिपल अप्लाइड टू कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल इक्वेशन को ही मान रहे हैं, इक्विलिब्रियम को ही मान रहे हैं, तो हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल हो गया और ये हमने स्टडी कर लिया। अगर वैल्यूज के अकॉर्डिंग देखते हैं जो आंसर है, तो पहले वाले का आंसर होगा कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रैबिट्स विद हेट्रोजाइगस ट्रेट, वो तो वहाँ पे 150/1000 ही कर देंगे, ये सही होगा। प्रिंसिपल यहाँ पे इवोल्यूशन को लीड कर रहा है, ये हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम में नहीं है, और ये पॉइंट्स आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वन, माइक्रोब्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन इन हाउसहोल्ड, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल स्टेप। माइक्रोब्स को हम लोग इन जगह यूज करते हैं, घर में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एग्रीकल्चर में। वन सच यूज इज शोन इन द डायग्राम गिवन बिलो। एक डायग्राम दिया गया था, ये मैंने साइड में कर दिया। तो ये देखिएगा, डायग्राम में टैंक ए दिया गया है, टैंक बी दिया गया है, टैंक सी दिया गया है। टैंक ए में आप देख सकते हो लार्ज पेबल्स हैं, बार स्क्रीन है, ग्रिट मास यहाँ पे हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, एरेशन टैंक है, सेडिमेंटेशन टैंक है, फिर यहाँ पे स्लज लिखा है, एक्टिवेटेड स्लज लिखा है, फिर डाइजेस्टर टैंक है। तो ये आपका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। टैंक ए रिप्रेजेंट अ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है, टैंक ए में प्राइमरी ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन टैंक बी में सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है। स्टेट वन डिफरेंसेस बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत ही इजी सा है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि फिजिकल पार्टिकुलेट मैटर को सेपरेट किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें कि माइक्रोब्स यूज करते हैं। तो ये आंसर है इसका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टैंक इन विच फ्लॉक्स आर एडेड। फ्लॉक्स किस वाले टैंक में ऐड करेंगे? पहले फ्लॉक्स क्या होता है? एंटेंगल्ड मास होता है, फंगस का माइक्रोबियल मास होता है यहाँ पे, तो वो आपका एरिएशन टैंक में ही प्रेजेंट होगा और वो आपका ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले कर रहा होगा। सो टैंक बी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। माइक्रोब्स को क्यों यूज कर रहे हैं? एरोबिक डाइजेशन के लिए, जो ऑर्गेनिक कंटेंट इफ्लुएंट में प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, आपका जो इफ्लुएंट है उसको प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस। आपको ये पता पढ़ा होगा जब आपने एग्जाम देने गए होगे, तो डायरेक्टली मैं इसका एक बार रीड कर दे रही हूँ। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व, पॉपुलेशन इज स्लो, स्टार्टिंग में स्लो होती है, आप देख रहे होगे ये स्लो है इन द बिगनिंग, जिसको हम लैग फेज बोल रहे हैं, बट देयर आफ्टर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो जस्ट एक्सपोनेंशियल के रेट में बढ़ती चली जाती है अप टू अ सर्टेन लिमिट। उसके बाद क्या हो जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, तो जो उस इकोसिस्टम में उस पॉपुलेशन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो गई, पॉपुलेशन को कैरी करने की कैपेसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, जिसको हम लोग कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है dn/dt इज इक्वल टू rn k - n/k, जिसमें कि आपका k कैरिंग कैपेसिटी है और इट फ्लक्चुएट्स स्लाइटली अराउंड द मैक्सिमम साइज। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी ग्रोथ कर्व। इसी का सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, व्हाट इज पैरासिटिज्म इन अ पॉपुलेशन इंटरैक्शन, एक्सप्लेन एनी टू टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म विद वन एग्जांपल ईच। तो यहाँ पे देखिएगा, पैरासिटिज्म एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप है जिसमें कि वन पार्टनर बेनिफिट होता है, दूसरा हार्म होता है। ये अगर आंसर में लिखते हो तब भी करेक्ट माना जाएगा, लेकिन ये प्रिडेशन को भी शो कर रहा होता है। तो पैरासिटिज्म और प्रिडेशन में एक डिफरेंस होता है कि प्रिडेशन में प्रे पूरी तरह से मर जाता है, खा लिया जाता है, प्रेडेटर खा लेता है उसको, लेकिन पैरासिटिज्म में जो होस्ट होता है इसके ऊपर जो नेगेटिवली हार्म होता है वो भी लिविंग होता है। So it is a kind of relationship where one partner derives its nutrition and shelter from the another living partner, जिसको कि होस्ट बोलते हैं, और जो रह रहा होता है उसको पैरासाइट बोलते हैं। ये दो टाइप का होता है, एक्टोपैरासिटिज्म एंड एंडोपैरासिटिज्म। जब पैरासाइट एंटर नहीं करता है बॉडी में, या फिर आप बोल सकते हो अटैच्ड होता है एक्सटर्नल सरफेस से एंड बाहर से ही अपना फूड एंड शेल्टर ले रहा होता है होस्ट से, उसको एक्टोपैरासिटिज्म बोलेंगे। एंडो में क्या होता है, जब पैरासाइट एंटर कर जाता है होस्ट में और डिराइव कर रहा होता है अपने न्यूट्रिशन फ्रॉम इनसाइड।
अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ नीट लेबल वेल लेबल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ मैमेलियन टेस्टिस, ट्रांसवर्स सेक्शन बनाना है नॉट एलएस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स दिया होगा, प्रैक्टिकल्स में जो स्पॉटिंग होती है तो बहुत सारे स्कूलों में ट्रांसवर्स सेक्शन ही आपका स्पॉटिंग में दिया रहता है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन दिया गया है जिसमें आपको डायग्राम बनाना है, उसमें मस्ट होगा कि आपकी 5 लेबलिंग्स तो एटलीस्ट हो। डायग्राम के हाफ मार्क्स होंगे, बाकी के सारे जो आपके मार्क्स हैं वो लेबलिंग है। तो यहाँ पे जर्मिनल एपिथेलिया, मेलेडिक सेल, सर्टोरी सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट साइट है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है एंड स्पर्मेटिड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है व्हाट इज द रोल ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए को पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं या फिर इनको मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। तो कट डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंस या फिर आप मॉलिक्यूलर सीजर भी लिखोगे तब भी करेक्ट आंसर माना जाए। A biotechnologist was given 2 restriction endonuclease। एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट है जिसको 2 restriction endonuclease दिए गए, restriction endonuclease A, restriction endonuclease B, REA, REB with the following restriction site। ये restriction site दी गई जहां से ये एरो बना हुआ है, यहाँ से ये कट करेंगे दोनों स्ट्रैंड को। So after the action of the respective endonuclease ने काम कर दिया, the fragment separated from the restriction site से fragment separate हो गए हैं। ड्रॉ द सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स ऑन बोथ साइड्स। तो आपको सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स को डायग्राम बनाना, जहां से एरो दिया है हमारे से ब्रेक करके बना देना है। तो यहाँ पे दिया है, पहले वाले को देखिएगा दोनों एक जगह से कट कर रहे हैं, तो 5 GAT है, 3 5 TC और फिर 3 CT AT 5 3 AG 5। अगर आप इसको देखोगे तो देखो दोनों अलग अलग जगह से कट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, इसको यहाँ पे इस वाले को कंसिडर मत करिएगा। 5 G और दूसरे वाले में हो जाएगा AATTC 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3CTA इस जगह से कट किया और दूसरे में हो जाएगा G 5। सो ये ओवरहैंग्स आपके क्रिएट हो रहे हैं, इस तरह से कट करेगा। इतना पार्ट अलग है आपका, ये और ये एक स्ट्रैंड में आएगा और इतना पार्ट आपका मतलब दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल जो जहां से कट हुआ है। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगेन ड्रॉ नीट फ्लो चार्ट डिपिक्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस इन द इन्फेक्टेड ह्यूमन सेल। आपको रेट्रोवायरस जो कि आपका आरएनए वायरस होता है, तो आरएनए वायरस की लाइफ साइकिल आपकी एचआईवी की लाइफ साइकिल है। अगेन हाफ मार्क्स फॉर द डायग्राम। फ्लो चार्ट में आपका सारे लेबलिंग्स होनी चाहिए, टोटल यहाँ पे एटलीस्ट 6 तो होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया था तो ये पूरा डायग्राम ऐसा दिया हुआ था। तो बाइंडिंग, फ्यूजन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आपका आरएनए से डीएनए बनने का प्रोसेस है। फिर उसके बाद जो डीएनए बना है वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा और होस्ट की सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, असेंबली होगी, बडिंग होगी। तो डायग्राम में देख लेते हैं एक बार इसको। एचआईवी वायरस अटैच हो गया, बाइंड हो गया, फिर फ्यूज कर गया उसके मेम्ब्रेन के साथ, फिर उसके अंदर उसका आरएनए चला गया, आरएनए का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया, फिर डीएनए बन गया, डीएनए एंटर हो गया न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के मेन डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया जिसको इंटीग्रेशन बोला। फिर एचआईवी के डीएनए का आपका ट्रांसक्रिप्शन हुआ, फिर उसके प्रोटीन्स का ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन के बाद एचआईवी के अलग अलग पार्टिकल्स की असेंबली हो गई, फिर बड ऑफ होके ये वायरस पार्टिकल बाहर निकल गया, रिलीज एंड मैच्योर। So this is all about section C of question paper.